नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी एंटी पेपर लीक बिल को लेकर संसद में मचे बवाल की। लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। देश में दोबारा होने वाले बड़े आंदोलन की मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। देखेंगे छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की क्या टिप्पणी, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को क्यों लिखा पत्र, जानेंगे E20 को लेकर कैसे बैकफुट पर आई सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में क्या है ताजा अपडेट। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वंदे मातरम बिल को संसद में मिली मंजूरी, राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी हुआ पास। राष्ट्रगीत का अपमान माना जाएगा अपराध। प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सीजेपी ने FIR वापस लेने की शर्त पर खत्म किया था जंतर मंतर का आंदोलन। MP, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव। बिहार के बांकीपुर में हुआ 34%, गुजरात के मांजलपुर में हुआ 35% मतदान। वहीं MP के दतिया में 71% से ज्यादा पड़े वोट। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। पंजाब में पेपर लीक को लेकर मचा बवाल। दिल्ली में आप ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की। शेयर बाजार में तेजी, 273 अंकों की बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 66 अंकों की बढ़त के साथ 24,317 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे लेकर संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी से मांग की कि वो गृह मंत्री को बर्खास्त करें। तो कैसे प्रधान के बाद शाह फंसते दिख रहे हैं मुश्किल में, देखिए रिपोर्ट। छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा अब सरकार के गले की फांस बन गया है। राज्यसभा में विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेर लिया। संसद के बाहर भी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं संसद के अंदर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। राज्यसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से डिमांड कर दी कि वो अमित शाह को बर्खास्त कर दे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। खड़गे ने सवाल किया कि लाठी चार्ज करने, आंसू गैस छोड़ने और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश किसने दिया? जवाब देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं दिया। देश इन सवालों के जवाब चाहता है। जिस तरीके का स्वागत धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी सांसदों ने किया वो बेहद चौंकाने वाला था। उनको पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी अपनी नाकामियों का उत्सव मना रही है। खड़गे ने कहा कि 15 दिन पहले पेपर बाजार में आ गया था। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? आपके पास तो डबल इंजन है। इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। हर बार मोदी की गारंटी फेल होती गई। हर बार बोलते गए कि इस बार नहीं होगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, देख लूंगा। कहां है कड़ी से कड़ी सजा? कड़ी तो टूट गई, सजा किसको मिली? 2024 के पेपर लीक के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है। संजीव मुखिया, क्या किया उसको? डिमोनेटाइजेशन में विफल हो जाऊंगा तो चौराहे पर लटका देना, क्या किया? आपके हाथ में है, क्लीन चिट दे रहे हो। आपका अचीवमेंट 0 है। दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में CBI समय पर पेश तक नहीं हुई। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार से तीखे सवाल किए और कहा कि छात्रों पर लाठियां चलाने वालों को सजा दिलाकर रहेंगे। जबकि TMC सांसद सागरिका घोष ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बच्चे तो देश में पढ़ते ही नहीं हैं। बच्चे सैकड़ों किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। परीक्षा का रद्द होना पढ़ने का अवसर नहीं, सरकार की विफलता है। 21 छात्रों ने खुद की जान ले ली। एक बच्ची ने नोट छोड़ा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मुझ में फिर से नीट देने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। वो मन की बात में व्यस्त है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली पुलिस के DCP गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए। घोष ने कहा कि पीएम मोदी ने कोई परीक्षा नहीं दी और वो एग्जाम वॉरियर बना रहे। जिन छात्रों ने परीक्षा दी, पेपर लीक हुआ तो दोबारा परीक्षा दी, उनका विरोध राष्ट्र विरोधी नहीं होता।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। विरोध प्रदर्शन के लिए छात्र माफी क्यों मांगे? माफी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आकर मांगनी चाहिए। वहीं संसद के बाहर भी विपक्ष ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक ही मांग है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा। पेपर लीक से जुड़े बिल को लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो सीजेपी ने एक बार फिर बीजेपी को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर माहौल गर्माता दिख रहा है। सीजेपी नेताओं के लगातार बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि छात्र आंदोलन की वापसी हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय तक चला युवाओं का आंदोलन फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब इसकी वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों पर अब तक कार्रवाई पूरी तरह खत्म नहीं होने को लेकर छात्रों और सीजेपी नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि जब तक सभी मामलों को वापस नहीं लिया जाता तब तक संघर्ष खत्म नहीं माना जाएगा। इसी कड़ी में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता भी बढ़ा दी है। हाल ही में पार्टी के नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसके बाद आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं। और अब सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों को जंतर मंतर के आंदोलन का हिस्सा न बन पाने का अफसोस है, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदर्शन दोबारा शुरू हो सकता है। उधर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी की सोशल मीडिया रील को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। इतना ही नहीं, दिपके ने छात्रों की रिहाई को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अब दोबारा आंदोलन की चर्चा ने सियासी पारा हाई कर दिया है। अमित शाह के इस्तीफे को लेकर विपक्ष के सुर में अब सीजेपी ने भी अपना सुर मिला दिया है। इसके बाद अब फिर से एक बड़े छात्र आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर बल प्रयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। विपक्ष संसद में सवाल कर रहा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछ लिया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल की तय प्रक्रिया आखिर क्या है। कोर्ट के इस सवाल पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। पहले तो सरकार इसके इस्तेमाल के आरोपों से ही मुकर गई, लेकिन जब सबूत सामने आ गए तो उसे ये कबूल करना पड़ा कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था और 1 या 2 नहीं बल्कि 7 बार इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसी बीच पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां केंद्र सरकार को करारा झटका लगा, क्योंकि इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए तय मानक प्रक्रिया यानी SOP क्या है और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए 2 पीड़ितों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों की तरफ से भीड़ को नियंत्रित करने या तितर बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इससे इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो पैलेट गन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका में जरूरी संशोधन करे, लेकिन सरकार से जवाब मांगकर कोर्ट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पैलेट से घायल हुए सभी लोगों को मुआवजा और घायल पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था कराने की मांग भी की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। वहीं कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात RAF के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। यानी सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह घिर गई है। छात्रों पर कार्रवाई करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो बंगाल में मचा सियासी घमासान भी थमता नजर नहीं आ रहा है। राज्य की राजनीति में टीएमसी के अंदर मचा घमासान अब चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गया है। ममता बनर्जी ने आयोग को पत्र लिखकर जांच जल्द खत्म करने और विरोधी गुट को अब और समय न देने की मांग कर दी है। देखिए रिपोर्ट में।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के अंदर छिड़ी सियासी जंग अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। एक तरफ ममता बनर्जी गुट है तो दूसरी तरफ ऋतुव्रत बनर्जी गुट, जो खुद को असली टीएमसी होने का दावा कर रहा है। इसी विवाद को लेकर चुनाव आयोग दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रहा है। इसी बीच अब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीएमसी पर चुनाव आयोग जल्दी फैसला दे। उनका आरोप है कि टीएमसी ने तय समय के अंदर अपना जवाब आयोग को सौंप दिया था, लेकिन विरोधी पक्ष को बार बार अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। ममता का कहना है कि इससे जांच प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि 25 जुलाई की तय समय सीमा गुजर जाने के बाद भी पार्टी को ये नहीं बताया गया कि ऋतुव्रत बनर्जी ने अपना जवाब दाखिल किया है या नहीं। जैसा आप जानते हैं कि आयोग ने 2 जुलाई और 13 जुलाई को अलग अलग पत्र जारी किए थे। इन पत्रों के जरिए आयोग ने ऋतुव्रत बनर्जी की शिकायतों पर तृणमूल कांग्रेस से जवाब मांगा था। पार्टी को 6 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने ऋतुव्रत बनर्जी को बार बार अतिरिक्त समय दिया, जिससे जांच प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी होती चली गई। उनका कहना है कि अगर एक पक्ष समय सीमा का पालन कर चुका है तो दूसरे पक्ष को लगातार राहत देना निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ माना जाएगा। खबरों के मुताबिक आयोग ने ऋतुव्रत बनर्जी को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया और नई अंतिम तिथि 25 जुलाई तय की गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए भी समय सीमा बढ़ाकर 13 जुलाई तक की गई थी और अब ममता बनर्जी ने 29 जुलाई को लिखे अपने पत्र में आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के अगले कदम पर है। बंगाल में जारी सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, तो माहौल चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर भी गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग लगातार विवादों से घिरा हुआ है। चुनाव प्रक्रिया से लेकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तक कई सवाल बने हुए हैं और अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर लंबे वक्त से विवाद छिड़ा हुआ है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, जहां मोदी सरकार अपने फैसले का बचाव करती दिखाई दे रही है। 30 जुलाई को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये तर्क दिया कि एक संवैधानिक अदालत इस धारणा के साथ शुरुआत नहीं कर सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे। इस आधार पर चयन समिति के गठन को अमान्य करना कि प्रधानमंत्री और कार्यपालिका दुर्भावना से काम करेंगे, ये निर्वाचित संस्थाओं में निहित संवैधानिक भरोसे को कमजोर करेगा। दरअसल पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजीआई शामिल थे, लेकिन 2023 में मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया, जिसके तहत अब इस समिति में प्रधानमंत्री की तरफ से मनोनीत केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल है। अब इस फैसले पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगर चयन समिति में सत्ता पक्ष बहुमत में होगा तो नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष कैसे हो सकती है। लेकिन कोर्ट में सरकार का ये कहना है कि प्रधानमंत्री के काम करने की भावना पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। इस दौरान कोर्ट में अनूप बरनवाल केस का भी जिक्र हुआ, जिसके बाद जस्टिस दत्ता ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर और लोकपाल को चुनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस भी शामिल होते हैं। ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है, बल्कि कोर्ट का ये मानना है कि लोकतंत्र और शासन व्यवस्था के लिए सीईसी का पद बहुत अहम है, इसलिए इसमें सीजीआई को भी शामिल किया जाना चाहिए। यही इसके पीछे की सोच है। वहीं तुषार मेहता ने कई सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला बड़ी बेंच के सामने जाना चाहिए। सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल विचार इस बात पर किया जा रहा है कि क्या ये मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सभी पक्षों के वकीलों से कहा कि वे इस मुद्दे पर अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी फैसला सुनाएगा। तो देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार भी पहली बार बैकफुट पर नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में माना है कि E20 के इस्तेमाल से कुछ पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। इस बयान के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। देश में E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस अब सियासी रंग भी लेने लगी है। लंबे समय से वाहन मालिक ये शिकायत कर रहे थे कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उनकी गाड़ियों में तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि अब तक सरकार इन आशंकाओं को गंभीरता से लेती नजर नहीं आई थी, लेकिन अब पहली बार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब के जरिए माना है
कि E20 पेट्रोल के कारण कुछ पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने की जरूरत पड़ सकती है। गडकरी के मुताबिक ये समस्या मुख्य रूप से BS3 मानक वाली उन गाड़ियों में आ सकती है जो साल 2005 से 2016 के बीच बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि नियमित सर्विसिंग के दौरान इन पार्ट्स को बदला जा सकता है और इंजन में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकार के इस बयान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब लोगों की शिकायतें पहले से सामने आ रही थीं, तब सरकार ने उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लिया। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए अब सरकार डर गई है, क्योंकि कई राज्यों में E20 को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो ये खौफ बना हुआ है कि इस बार गडकरी के इस्तीफे की आवाज न उठने लगे। अब देखना ये होगा कि सरकार आगे इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और आम वाहन चालकों की चिंताओं का समाधान कैसे करती है। और बुलेटिन के आखिर में बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अपडेट की। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद गठित नई SIT ने जांच की रफ्तार तेज कर दी। 8 गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है और कई नए खुलासे सामने आने का दावा किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब और तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद गठित नई SIT ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर आगे की रणनीति तय कर ली है। बैठक में अब तक हुई जांच की विस्तृत समीक्षा की गई और स्थानीय अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। टीम ने पुलिस जांच, जुटाए गए साक्ष्य और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा समझा। SIT ने बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर भी विशेष चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि चढ़ावे से जुड़े लेन देन में कहीं कोई लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई। जेल में बंद 8 आरोपियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली गई। साथ ही उन लोगों की सूची पर भी चर्चा हुई जो फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। बता दें कि नई SIT की अध्यक्षता IG लखनऊ रेंज किरण S कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि अब ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों और आरोपियों के संपर्क में रहे अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। आरोपियों के बयानों का उपलब्ध साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है ताकि पूरी साजिश की परतें खोली जा सके। दरअसल जांच एजेंसियों की कोशिश ये है कि पता लगाया जाए कि इस कथित चोरी में सिर्फ गिरफ्तार आरोपी ही शामिल थे या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय था। अगर जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।